हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 के एक चैप्टर का रिवीजन करते हैं। चैप्टर है आपका सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जैसा नाम से भी आप देख रहे हैं कि सेल जो है फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो सेल है, जिससे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट, एनिमल्स, बैक्टीरिया, इन सब का सेल्स जो है, इनकी बॉडी जो है सेल से ही बनी हुई है। ऑल लिविंग सेल्स। अ सेल इज ए फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो, चाहे फंक्शनल हो, चाहे फंडामेंटल हो, सबकी यूनिट जो है वह सेल होती है। अ सेल इज ए फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है सेल होती है। सेल को डिस्कवर किसने किया? डिस्कवर्ड सेल रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो आपको 9th में बताया गया था कि सेल की डिस्कवरी जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। इन्होंने कार्क में इन्होंने हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर देखा था। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर उन्होंने देखा था और उसी को उन्होंने सेल कहा। ठीक, सेल क्यों कहा? तो छोटे कमरे को, ठीक है, छोटे कमरे को लैटिन भाषा में सेल कहा जाता है। ठीक है, या फिर आप जानते हैं जहाँ पे कैदियों को रखा जाता है, छोटे कमरे में कैदियों को कैद किया जाता है, तो उसे भी सेल कहा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने जब माइक्रोस्कोप में देखा था तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह छोटे छोटे कमरे उन्हें दिखाई दिए कॉर्क में, और उसी को उन्होंने सेल कह दिया। तो सेल की डिस्कवर्ड किसने किया? रॉबर्ट हुक। ठीक, अब रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को डिस्कवर किया था वह नॉन लिविंग सेल था। ठीक है, वह निर्जीव सेल था। एक्चुअली वास्तव में वह सेल वॉल था। ठीक है, सेल की बाउंड्री थी, उसके अंदर के जो भी मटेरियल थे वे नष्ट हो चुके थे, सेल वॉल थे। ठीक है, अब रॉबर्ट हुक ने नॉन लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। लिविंग सेल का डिस्कवरी किसने किया था? लिविंग सेल एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब अ लाइव सेल। ठीक है, लिविंग सेल अर्थात जिंदा सेल को सबसे पहले जिसने ऑब्जर्व किया, पहचाना, डिस्क्राइब किया, उसके बारे में बताया, वो कौन थे? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक थे। डिस्कवरी की बात अगर पूछी जाए किसने डिस्कवर किया, तो आप कहेंगे रॉबर्ट हुक ने किया, लेकिन वह सेल के थे नॉन लिविंग सेल थे। ठीक है, सूख चुकी सेल थी, मरी हुई सेल थी। लिविंग सेल की अगर बात की जाए कि लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया, तो आप कहेंगे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया। ठीक, सेल होता क्या है? द सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उनका फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट होता है उसी को हम सेल कहते हैं। ठीक, अब सेल जो है दिखेंगे कैसे?
इनके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए ध्यान से, द इन्वेंशन ऑफ द कंपाउंड एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स रिवेल्ड ऑल स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। ठीक है, सेल के बारे में डिटेल जो स्ट्रक्चर था वह हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जैसे जैसे खोज हुई वैसे वैसे सेल के बारे में हमें और ज़्यादा जानकारियाँ मिलती गई। ठीक है, सबसे पहले जो लाइट माइक्रोस्कोप थे उससे सेल को देखा जाता था, बहुत ज़्यादा स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती थी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया, और जब से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए हैं, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन वेव का यूज़ किया जाता है, लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट का यूज़ किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, ठीक है, बहुत अच्छा क्लियर फिगर जो है सेल का मिला और डिटेल स्ट्रक्चर जो है सेल का हमें मिला। ठीक है, तो द इन्वेंशन ऑफ द कंपाउंड एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। ठीक है, तो कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज से सेल के सभी स्ट्रक्चर के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सेल थियरी के बारे में। सेल थियरी क्या होता है, तो ध्यान से आप समझेंगे। सेल थियरी, सेल थियरी को किसने दिया है इसकी चर्चा करते हैं पहले। तो सेल थियरी को दो साइंटिस्ट ने दिया है जो अलग अलग कंट्री के थे। एक का नाम है मैथियास लाइडेन। ठीक है, एक साइंटिस्ट का नाम है आपका मैथियास लाइडेन। ये 1838 में अपना कंसेप्ट दिया। इन्होंने बताया ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। ठीक है, जितने भी प्लांट्स हैं वे अलग अलग टाइप के सेल से बने हैं। ठीक है, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। सभी प्लांट अलग अलग प्रकार के सेल से कंपोज्ड हैं, बने हुए हैं। यह मैथियास लाइडेन ने ऑब्जर्व किया था। ठीक एक साल बाद 1839 में एक दूसरे साइंटिस्ट हैं थियोडोर स्वान। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, फाउंड दैट सेल हैव ए थिन आउटर लेयर। उन्होंने देखा कि सेल के चारों तरफ एक पतला लेयर है। ठीक है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो थियोडोर स्वान ने क्या पाया, फाउंड दैट सेल हैव ए थिन आउटर लेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, इसके अलावा उन्होंने क्या पाया, ही आल्सो फाउंड दैट प्लांट सेल हैव सेल वॉल। ठीक है, उन्होंने पाया कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल भी है, एक पतला आउटर लेयर भी है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं कहा। सेल हैव ए थिन आउटर लेयर एंड प्लांट सेल हैव सेल वॉल। तो प्लांट सेल के पास सेल वॉल भी है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, थिन आउटर लेयर भी है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। किसके पास, प्लांट सेल के पास, दोनों है। एनिमल सेल के पास केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एनिमल सेल के पास केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके पास सेल वॉल नहीं है। तो थियोडोर स्वान ने पाया कि सेल हैव ए थिन आउटर लेयर, सेल के पास एक पतला आउटर लेयर है, और इसके साथ साथ, ठीक है, ही आल्सो फाउंड दैट प्लांट सेल हैव सेल वॉल, प्लांट सेल के पास सेल वॉल भी है। ठीक, ही प्रपोज्ड अ हाइपोथेसिस दैट, उन्होंने एक हाइपोथेसिस
थीसिस दिया, प्रपोज किया, एक विचार दिया, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ठीक है, उनका विचार था कि एनिमल्स हैं और प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ये सेल और सेल के प्रोडक्ट से ही बने हैं। एनिमल्स मतलब जितने भी एनिमल्स हैं एंड प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं, सबकी बात की जा रही है जो सेल और सेल के प्रोडक्ट से ही बने हैं। ठीक, तो आपने देखा कि मैथ्यू स्लाइडेन एक अलग साइंटिस्ट हैं और थियोडोर स्वान एक अलग साइंटिस्ट हैं। मैथ्यू स्लाइडेन ने कहा ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, और स्वान ने कहा कि cells have a thin outer layer and also found that plant cell have cell wall। ठीक, उसके बाद उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया कि एनिमल्स एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वे सेल और सेल के प्रोडक्ट से बने हैं। ठीक है, इन दोनों को स्लाइडेन एंड स्वान फार्मुलेटेड द सेल थियरी। ठीक है, सेल थियरी कहा जाता है जो स्लाइडेन और स्वान ने बातें कही थी। ठीक, तो अभी तक जो भी बातें हम लोग पढ़ा उसको अगर हम समराइज करें तो अभी तक आपने जो चीज़ें पढ़ी वह आप पढ़े हैं कि सेल के बारे में, व्हाट इज सेल, सेल होता क्या है। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि सेल जो है वह फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है सेल होते हैं। सेल को जो डिस्कवर किया गया रॉबर्ट हुक के द्वारा, डिस्कवरी ऑफ सेल रॉबर्ट हुक। लिविंग सेल की अगर बात किया जाए, लाइव सेल का डिस्कवर किसने किया तो एंटोनी वान लीवेनहॉफ ने किया। जब कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो सेल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल स्टडी स्टार्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद हमने सेल थियरी के बारे में देखा कि सेल थियरी वाज प्रपोज्ड बाय स्लाइडेन एंड स्वान। सेल थियरी जो है वह स्लाइडेन और स्वान के द्वारा फार्मुलेटेड किया गया था। स्लाइडेन एंड स्वान फार्मुलेटेड द सेल थियरी। ठीक, स्लाइडेन ने बताया ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। ठीक है, स्वान ने कहा सेल हैव ए थिन आउटर लेयर एंड आल्सो फाउंड दैट प्लांट सेल हैव सेल वॉल। ठीक है, ही प्रपोज्ड अ हाइपोथेसिस, उन्होंने एक विचार दिया, हाइपोथेसिस दिया, एनिमल्स एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। एनिमल और प्लांट जो हैं वे सेल और सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट रुडोल्फ विर्को के बारे में। रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा, फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, विर्चो ने बताया कि सेल जो है पहले से उपस्थित सेल के डिवाइड होने से ही बनती है। रुडोल्फ विर्चो 1855 में पहली बार उन्होंने एक्सप्लेन किया, फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। उन्होंने पहली बार बताया कि सेल जो है डिवाइड करती है। फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइड। रुडोल्फ विर्चो ने पहली बार एक्सप्लेन किया कि सेल क्या करती है, डिवाइड करती है। और उन्होंने बताया न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो न्यू सेल बनेगी वो पहले से बने हुए सेल के डिवाइड होने से ही बनेगी। न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल।
और इस बात को कहा जाता है ओमनीज सेलुला और सेलुला। जो नए सेल बनेंगे वे पुराने सेल के डिवाइड होने से ही बनेंगे। इस बात को हम कह सकते हैं ओमनीज सेलुला और सेलुला। ही मॉडिफाइड द सेल थियरी, उन्होंने सेल थियरी को मॉडिफाइड किया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओमनीज सेलुला और सेलुला किसने दिया था, तो आंसर है आपका रुडोल्फ विर्चन है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सेल थियरी में क्या क्या बातें कही गई हैं। सेल थियरी स्टेट्स दैट, सेल थियरी में कौन कौन सी बातें कही गई, तो आप देखें ध्यान से। सेल थियरी में दो बातें कही गई। नंबर फर्स्ट, all living organisms are composed of cell and product of cell। यह पहली बात है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वे सेल से या सेल के प्रोडक्ट से ही बने होते हैं। ठीक है, all living organisms are composed of cell and products of cell। सेकेंड बात, all cell arise pre-existing cell, जितने भी सेल बनेंगी वो पहले से उपस्थित सेल से ही बनेंगी। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, ये हो गया आपके सेल थियरी के बारे में। अब हम लोग एक सेल का ओवरव्यू लेंगे, ओवरव्यू के बारे में पढ़ेंगे और ओवरव्यू ऑफ सेल। एक सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग डिफरेंट टाइप के सेल के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग स्टडी करते हैं पहले एन ओवरव्यू ऑफ सेल। एक सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, देखें ध्यान से। ऑल सेल कंटेन, ठीक है, सभी सेल की बात की जा रही है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, सब सेल की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, देखें ध्यान से। ऑल सेल कंटेन साइटोप्लाज्म, सभी सेल के अंदर पाए जाएंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेल के अंदर लिक्विड भरे रहते हैं जिन्हें साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म होता कैसा है? ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्म कैसा होता है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। ये एक ऐसा फ्लूइड है, ठीक है, जो सेमी फ्लूइड है। मैक्रा मैट्रिक्स है जो सेमी है, मतलब यह न तो एकदम वाटर की तरह हल्का है न तो एकदम गाढ़ा है, हल्का गाढ़ा है। ठीक है, तो हल्का गाढ़ा को क्या कहेंगे? सेमी फ्लूइड। साइटोप्लाज्म कैसा होता है? सेमी फ्लूइड होता है। साइटोप्लाज्म और सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स वेयर सेलुलर एक्टिविटीज एंड केमिकल रिएक्शन अकर, जहां पे सेलुलर एक्टिविटीज होते हैं, सेल के जो वर्क हैं वे सारी चीजें होती हैं और केमिकल रिएक्शन भी वहीं पे होते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में सेलुलर एक्टिविटी और केमिकल रिएक्शन होते हैं। साइटोप्लाज्म होता कैसा है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। ठीक है, दिस कीप्स द सेल इज लिविंग स्टेट। इन्हीं की वजह से सेल जो है लिविंग स्टेट में रहती है। साइटोप्लाज्म की वजह से सेल जो है लिविंग स्टेट में है, सजीव रूप में है। दिस कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सभी सेल में साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। ऑल सेल कंटेन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कैसा होता है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। और इस सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स में सभी सेलुलर एक्टिविटीज और केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिसकी वजह से सेल जो है लिविंग स्टेट में रहता है। ठीक है, सेल के अंदर सभी सेल की बात की जा रही है। राइबोसोम्स, चाहे वह प्रोकैरियोट्स हों चाहे यूकैरियोट्स हों, सेल में क्या पाए जाएंगे? राइबोसोम्स पाए जाएंगे। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स होते क्या हैं? देखें ध्यान से। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल।
राइबोसोम्स क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ठीक है। सेन इन साइटोप्लाज्म, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप एक ऑर्गेनेल का नेम बताइए जो नॉन मेम्ब्रेन होता है, जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती है, ऐसे एक ऑर्गेनेल की बताइए, तो आपका आंसर होगा राइबोसोम। राइबोसोम एक कैसा ऑर्गेनेल है? यह नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, जिसको हम साइटोप्लाज्म में देख सकते हैं। सीन इन साइटोप्लाज्म, सीन इन साइटोप्लाज्म। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम जो हैं नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, जो साइटोप्लाज्म में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम कहाँ पाए जाएंगे? दोनों सेल में पाए जाएंगे, प्रोकैरियोट में भी पाए जाएंगे, यूकैरियोट में भी पाए जाएंगे। सेल डिफर इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। ठीक है, अब हम लोग बात चर्चा करेंगे सेल के साइज के बारे में, शेप के बारे में और एक्टिविटी के बारे में। सेल की जो साइज है, शेप है और एक्टिविटीज है, वे अलग अलग होते हैं। साइज, शेप एंड एक्टिविटी जो सेल की हैं वे अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा एक ओवरव्यू ऑफ सेल के बारे में कि ऑल सेल कंटेन, सभी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जहां पे सारी सेलुलर एक्टिविटी और केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो सेल को लिविंग स्टेट में बनाए रखते हैं। ठीक है, फिर आपने देखा कि राइबोसोम्स जो हैं वो सभी सेल्स में पाए जाते हैं, जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं, जिनका अपना बाउंड्री नहीं होती है, और ये साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं, दिखाई देते हैं। सेल की साइज, शेप और एक्टिविटी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखें ध्यान से, सबसे पहले स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेल? सबसे छोटा सेल कौन होता है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल। ठीक है, तो सबसे छोटा सेल जो है वह है का माइकोप्लाज्मा, जिसकी साइज आप देख रहे हैं 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, जिसकी साइज जो है 0.3 माइक्रोमीटर है। जैसे इसे पीपीएलओ भी कहा जाता है, पीपीएलओ, पीपीएलओ। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ इज द स्मॉलेस्ट सेल। ठीक है, पीपीएलओ लिख के आए या फिर माइकोप्लाज्मा, जिसकी साइज आप देख रहे हैं 0.3 माइक्रोमीटर है। सेकेंड है आपका लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। ठीक है, सबसे बड़े सिंगल सेल के बारे में बताइए। तो आंसर है आपका एगा ऑस्ट्रिच। ठीक है, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वह सबसे बड़ा आइसोलेटेड सिंगल सेल होता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल की अगर बात की जाए, लॉन्गेस्ट सेल की अगर बात की जाए तो इसका है नर्व सेल। नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि स्मॉल सेल की अगर बात की जाए, छोटे सेल की, तो माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। ठीक, लॉन्गेस्ट सेल की बात की जाए, लंबी सेल, तो वो होगा आपका नर्व सेल। और लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल की बात की जाए, एगा ऑस्ट्रिच। ठीक है, अब आते हैं साइज ऑफ बैक्टीरिया की थोड़ी चर्चा करते हैं। बैक्टीरिया की साइज कितनी होती है? तो 3 to 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, बैक्टीरिया की साइज जो है वह 3 से लेकर 5 माइक्रोमीटर के बीच में होती है। अगर साधारण रूप से देखा जाए, टिपिकली बात की जाए, तो 1 से 2 माइक्रोमीटर में ज़्यादा पाए जाते हैं बैक्टीरिया। 1 से 2 माइक्रोमीटर के बीच में बैक्टीरिया इस साइज में
ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि साइज बैक्टीरिया की जो है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर के बीच में होती है। मैक्सिमम जो साइज है, अधिकतम बैक्टीरिया की जो साइज होती है वो 1 से 2 माइक्रोमीटर के बीच में होती है। अब आते हैं ह्यूमन आरबीसी की साइज कितनी होती है। ह्यूमन आरबीसी आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, ह्यूमन आरबीसी जो है उसकी साइज आप देख रहे हैं लगभग जो है 7 माइक्रोमीटर होती है, 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, तो ह्यूमन आरबीसी की साइज जो है, ह्यूमन आरबीसी की जो साइज है, डायमीटर जो है इसकी, वो है आपका 7 माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट शेप के बारे में चर्चा करते हैं कि सेल जो है उसकी शेप कैसे कैसे होती है। ठीक है, बेस्ड ऑन फंक्शन। ठीक है, सेल की शेप कैसे होगी, तो सेल की शेप जो है उसके फंक्शन के आधार पर, बेस्ड ऑन फंक्शंस, कौन सा सेल वर्क कर रही है उसके आधार पे उसका शेप होगा। ठीक है, तो बेस्ड ऑन फंक्शन शेप ऑफ सेल में बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक, इर्रेगुलर। तो आप देख रहे हैं कि सेल की जो साइज है वो उसके फंक्शन पर आधारित है और डिफरेंट टाइप के साइज हैं, शेप हैं। शेप ऑफ सेल में भी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक और इर्रेगुलर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि शेप की साइज, जो सेल की जो साइज है वह अलग अलग टाइप की होती है। यह निर्धारित करेगा कि उसका फंक्शन क्या है, सेल कौन सा काम कर रही है। फंक्शन के आधार पर सेल की साइज होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये डिस्क लाइक भी हो सकती है, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक, इर्रेगुलर शेप की हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। ठीक है, जो कि 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, फुल स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर अगली टॉपिक की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।